Hi guys, welcome to the 18th screen vlog of Ultimate Spectator YouTube channel. So after getting a lot of comments ki how to clear backlogs from students for IT, JEE and NEET, and many students have also personally texted me on Discord and asked the same doubts. So after seeing a repetition pattern, I think now it's a time to tell कि कैसे हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान जो हमें बैकलॉग्स आ जाते हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. So again, this is going to be a long video, so I would suggest you to see this video at a speed of 1.25x या 1.5x, whatever suits you. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए let's deep dive into the video. So before getting into this video, एक चीज जो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग बहुत लोगों से इस वीडियो के बाद भी पूछ सकते हो कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग, बट मेरा सजेशन ये होगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड जो मेरे पीयर फ्रेंड्स हैं जो अभी करेंटली IITs में ही पढ़ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को अक्यूमुलेट करके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस वीडियो के बाद तुम लोग और लोगों से ये ना पूछो कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स. ठीक है. द सोल रीजन इज कि अगर तुम लोग एक ही क्वेश्चन पे स्टिक कर जाओगे तो तुम लोग अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है. एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुमने बहुत लोगों से पहले भी पूछ रखा होगा, तो उसने भी तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर्स दिए होंगे जो अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ. ठीक है. और अगर तुम लोग किसी और से भी पूछोगे जो पढ़ने पढ़ाने वाले स्ट्रीम से बिलोंग करता है तो वो भी तुम्हें शायद यही आंसर देंगे. ठीक है. तो इसीलिए इसे एक फुल स्टॉप वीडियो की तरह लो और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे आंसर्स क्लियर हो जाएं. ठीक है. एंड यस, ये बैकलॉग का मैंने सिर्फ एक पार्ट 1 वीडियो बनाया क्योंकि अगर मुझे और कोई क्वेश्चंस मिले तो मैं डेफिनेटली उन्हें एड्रेस कर दूंगा अगर वो इनसे कुछ अलग हुए तो. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि व्हाट आर बैकलॉग्स. ठीक है. तो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैकलॉग्स क्या होते हैं बेसिकली. ठीक है. तो जेई या नीट के प्रिपरेशन के दौरान किसी स्टूडेंट को दो तरह के बैकलॉग्स आ सकते हैं. ठीक है. सबसे पहला बैकलॉग होता है कि सपोज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, NLM पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. अब इस चैप्टर को पढ़ते समय मैंने अपने जो क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस, कोचिंग के क्लासेस, उसे अटेंड किया. ठीक है. साथ ही साथ मैंने नोट्स उसके प्रॉपरली प्रिपेयर किए. उस नोट्स को मैंने रिवाइज किया टाइम टू टाइम जब तक ये चैप्टर चला. ठीक है. इसके साथ साथ मैंने अपनी शीट भी बनाई, मतलब जो मॉड्यूल हमें कोचिंग से मिला मैंने उसे भी कंप्लीट किया. ठीक है. एंड मैंने HCV पूरी कंप्लीट नहीं की. ठीक है. इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा लैग कर दिया. ये टाइप का बैकलॉग जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उन्हें आता है. ओके. एंड इस टाइप के बैकलॉग के लिए हम लोग सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं. ठीक है. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत टाइम और एफर्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए डाल दिया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे थोड़े से कम एफर्ट की वजह से हमारा इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए. ठीक है. ये फीलिंग तुम लोगों के साथ भी आती होगी. ओके. अब दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे सर ने मुझसे एक बात कही थी कि हमें एक चैप्टर के उतने क्वेश्चंस करने चाहिए कि जब हमारे पास एक नया सवाल आए तो उस पे हम सोच सकें और ऑन द स्पॉट उसे सॉल्व कर सकें. ठीक है. जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि हमें उस टॉपिक की फील आ गई. ठीक है. अब इस फील वाले टर्म को मैं थोड़ी देर के बाद और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है. ठीक है. तो बेसिकली हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? उतने जिनसे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब कोई एक नया सवाल आएगा तो मैं कम से कम उस पर इक्वेशंस तो लिख सकता हूँ. ठीक है. उस पर कुछ सोच सकता हूँ, कुछ अप्रोच ले सकता हूँ. ठीक है. वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी.
ठीक है, बायोलॉजी में तो खैर वो मेमोरी वाला गेम ज्यादा है, तो अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एंड अब फिर भी हमारा जो बैकलॉग था वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, हमें एचसीवी के क्वेश्चंस अभी भी लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है कि आखिरी दिन जो सवाल आएगा उसे हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इन एचसीवी के क्वेश्चंस को लगाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने भी फॉलो किया था। ठीक है, सपोज करो तुम लोग 7 घंटे सोते हो। ठीक है, 7 आवर्स तुम लोग सोते हो। ठीक है, 1 घंटे कम कर लो, 6 आवर्स कर लो, मतलब 1 घंटे पहले उठा करो। रात का मतलब सोने से पहले का 1 घंटा नहीं, उठने के बाद का 1 घंटा जो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसे बचाओ। इसे बचाने से क्या होगा, तुम्हारे पास 1 घंटा एक दिन में एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अभी तो खैर तुम लोग के पास ना ही स्कूल है, बहुत लोगों के कोचिंग्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक रेगुलर सिचुएशन में बात कर रहा हूँ कि 1 घंटा यहाँ से बचाओ। 1 घंटा यहाँ से बचाने से क्या होगा कि सपोज तुम्हारा, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास में खत्म हो चुका है, और सपोज अब तुम लोग बढ़ चुके हो सेंटर ऑफ मास पे या रोटेशन वाले चैप्टर पे। ठीक है, अब तुम लोग का जो चैप्टर है वो आगे प्रोसीड कर चुका है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि तुम लोग इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एचसीवी ऑल्सो। तो अगर इस 1 घंटे में तुम लोग सपोज 3 सवाल भी लगाते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल, देन यू आर गेटिंग एन एज। कैसा एज? सेंटर ऑफ मास क्लास में चल रहा है और मैं एनएलएम के भी सवाल लगा रहा हूँ। ठीक है, या लगा रही हूँ, एंड जो अगला टेस्ट होने वाला है हमारे कोचिंग में, क्योंकि वहां पे अभी क्लास में सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास टेस्ट के सिलेबस में नहीं आएगा। क्या आएगा? एनएलएम आएगा। ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा, जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में, तो वहां पे भी हमें एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमें टेस्ट के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, जो कि हमें करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एंड धीरे धीरे करके ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग ऐसा नहीं होता है कि हर चैप्टर में, ठीक है, सपोज हमने 10 चैप्टर पढ़े तो 2 या 3 चैप्टर में ऐसा कोई बैकलॉग आ गया। ठीक है, तो 2 या 3 चैप्टर में अगर हमारे पास बैकलॉग आया तो हम एक महीने में इस चीज को प्रैक्टिस करके इन 3 चैप्टर के इस तरीके के बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ बैकलॉग, कि जब मैंने बहुत कुछ कर रखा है एंड कुछ चीजें उसमें से बाकी हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पजल है और उस पजल को मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है और उस पजल का लास्ट एलिमेंट मुझे फिक्स करना बाकी है। ठीक है, नाउ कम टू दिस पॉइंट कि फील क्या होता है। ठीक है, तो आई विल जस्ट नरेट यू अ स्टोरी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास था, एंड उस समय ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने सेंटर पे था, मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स चल रहा था। ठीक है, तो और ऐसा कुछ हो गया था कि मैं जो भी सवाल उठा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मुझसे बन जा रहा था। ठीक है, एंड सवाल नहीं बनना इज अ प्रॉब्लम, बट सारे सवाल बन जाना इज अ बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि जो मैं सवाल उठा रहा हूँ क्या वो बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है। ठीक है, तो वैसा वाला केस मेरे साथ आ गया। तो मैं क्लास के बाहर गया, अपने सर से पूछा कि सर एक दिक्कत है। तो सर ने पूछा क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला कि सर मैंने नोट्स पढ़ लिए, जो यहाँ से मॉड्यूल मिला था मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, होमवर्क प्रॉपरली टाइम पे कर ले रहा हूँ, एमएस चौहान सॉल्व कर ली। ठीक है, एंड मुझसे सारे क्वेश्चन बन जा रहे। ठीक है, तो जितना तुम्हें अभी ये हंसी हिलेरियस साउंड कर रहा है, वहां पे 2 लड़के और खड़े थे और आज तक मेरा उसके लिए मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो कभी भी उनके आसपास भी आजकल मैं अगर चला जाता हूँ तो सबसे पहले वही इंसिडेंट बताते कि यार तुझे याद है क्लास के बाद तूने ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, सो कमिंग बैक, तो सर ने मुझसे ये पूछा कि सवाल बन जाता है, क्या प्रॉब्लम वाली बात है? तो मैंने बोला कि नहीं सर, सवाल तो बन जाता है बट फील नहीं आती। तो सर ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, क्लास में बात करते हैं। ठीक है, फिर उस दिन उनका 2 लेक्चर लगा हुआ था और दूसरे क्लास में जब वो आए तो उन्होंने जो मुझे क्लास में डांटा, मतलब इनडायरेक्टली जो मुझे डांटा, वो मुझे आज तक याद है। ठीक है,
एंड बेसिकली उन्होंने ये क्लास में कहा कि हमें एक एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ना कि हमें कुछ ऐसा करना है कि 12th खत्म होने के बाद एक इंसान हमारे दरवाजे पे खड़ा रहे और कहे कि चलो आज से नोबेल प्राइज देता है, ठीक है। हमें ऐसा सिचुएशन में नहीं आना है, हमें बस एक एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारा नॉलेज बेस उतना ही स्पेसिफिक होना चाहिए जितना एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। अगर आपसे सवाल बन रहे हैं तो ठीक है, और फील नहीं आना इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। और इस केस में जो भी लोग लाई करते हैं, मतलब इस केस वाले बैकलॉग में जो भी लोग लाई करते हैं, उनके साथ दिक्कत यही होती है कि उन्हें हमेशा लगता रहता है कि मुझे फील नहीं आ रहा, ठीक है। और हालांकि ये फील कुछ नहीं होता। तुम अब से अगर तुमसे कोई भी कहे कि सवाल तब तक बनाओ जब तक फील ना आ जाए, या फिर क्या तुम्हें फील आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ते समय, तो अपने दिमाग में खुद ये चीज सोचना कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई देने वाला है अगर मैं इस चैप्टर में एक फील भी ले आऊं तो, ठीक है। मुझे बस एग्जाम क्लियर करना है। बेसिकली कहा जाता था कि हमें सही गोला काला करना है जब ओएमआर का सामान आता, ठीक है। तो यही कॉमन सा लाइन चलता था कि हमें सही गोला काला करना है। तो इस फील वाले चक्कर में से हट जाओ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ बैकलॉग, ओके। अब आते हैं दूसरे टाइप के बैकलॉग पे, ठीक है। तो दूसरा टाइप का बैकलॉग क्या होता है? तो दूसरे टाइप का बैकलॉग है कि सपोज अगेन अब हमारे पास एक चैप्टर है, सपोज करो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमारा क्लास मिस हो गया ड्यू टू सम रीजंस। हमारा क्लास मिस हो गया, या फिर क्लास तो गए, नोट्स ठीक से नहीं बना पाए, या तो नोट्स तो बनाई लेकिन नोट्स को रिवाइज नहीं किया, ठीक है, या तो नोट्स को भी रिवाइज किया लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं लगा पाए, ठीक है। ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से तुम्हारा ये चैप्टर ही इनकम्प्लीट रह गया हो, सो दिस इज नोन एज बैकलॉग टाइप 2, ठीक है। अब इस टाइप के बैकलॉग के साथ एक डुअल नेचर होता है, ठीक है। डुअल नेचर क्या होता है कि इस टाइप के बैकलॉग को क्लियर करना, एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन तक पहुंचना इजी होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली उस रिस्पेक्टेबल पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये इजी क्यों होता है इस टाइप के बैकलॉग क्लियर करना, ठीक है। इसका मैं एक बहुत छोटा सा तुम्हें उदाहरण देता हूँ जो कि मुझे मेरे कभी टीचर ने दिया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है। सपोज मैं तुम्हें एक ब्लैंक पेपर दूं, ठीक है, एंड एक पेपर दूं जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई हो, ठीक है। तो तुम किस पेपर में लिखना ज्यादा पसंद करोगे या किस पेपर में अपने नोट्स बनाना ज्यादा पसंद करोगे? डेफिनेटली तुम्हारा आंसर होगा इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर में तुम्हें जो भी चीज दिखेगा या तुम जो भी चीज को सुनोगे या जिस चीज को लिखना चाहोगे तुम आराम से इसको लिख सकते हो, बट इसमें तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। सिमिलर हालत है तुम्हारा इस चैप्टर के साथ, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन इस चैप्टर के लिए पूरी तरीके से एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर तुम अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का सही रिसोर्स क्या है और उसे इस पे अपने दिमाग पे अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हो या उसे समझ सकते हो, या एक अच्छे टीचर के पास जाके उसे 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू समझ सकते हो। ये फायदा तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग में मिल जाएगा, और अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले रहे हो तो तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें उस केस में भी तुम किसी से पूछ सकते हो कि कौन से टीचर का वीडियो ज्यादा अच्छा है, और तुम उसे अपने दिमाग में एज यूजुअल उतार सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरीके से छूट गया है फॉर एनी रीजन पॉसिबल, ठीक है, तो अब तुम एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास अब इसमें तुम्हें टाइम बहुत ज्यादा देना है, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम एक बहुत ही एपिक लेवल की एफिशिएंसी इस चैप्टर में बहुत जल्दी अचीव नहीं कर पाओ, ठीक है। लाइक दिस इज द ट्रुथ कि ऐसा होगा, क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि एक स्टूडेंट है जिसने इसके नोट्स पढ़े, थ्योरी पढ़ी है, शीट लगाई है, डीपीपी सॉल्व किया और जो भी काम किया, ठीक है, तो तुम उसके लेवल तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। बट तुम्हारे पास एक एडवांटेज है ये वाला, ठीक है, लेकिन ये एडवांटेज हर चैप्टर के लिए अप्लाई मत करना क्योंकि टाइम एक कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम इसे सॉल्व करना चाहते हो तो किसी एक अच्छे टीचर से मिलो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सहारा लो, और सबसे पहले तो इसकी थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करने के साथ इसमें अगर सपोज तुम जेई
जेई की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन लगा लो। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, तुम्हारे मॉड्यूल में जितने भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ये भी तुम्हारे मॉड्यूल में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं और ना ही कोई भी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एंड ना ही न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, सिर्फ सिंगल करेक्ट एंड जेई मेंस। इसे करने से मैं क्यों मना कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव अ कंस्ट्रेंट, यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, एंड अगर तुम सिंगल करेक्ट ही सिर्फ बहुत सारे सॉल्व कर लोगे और जेई मेंस वाले क्वेश्चन पे तुम्हारी एफिशिएंसी बन जाएगी, तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज तो आ गया कि तुम कम से कम जेई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एंड बिलीव मी और नॉट, जेई एडवांस में अगर तुम्हें जेई मेंस के सारे कंसेप्ट आते हैं और तुम्हारा दिमाग अच्छा साउंड करता है, मतलब तुम चीजों को अच्छे से अप्लाई कर पाते हो, तो तुम उस समय उस क्वेश्चन को बना लोगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जेई मेंस के क्वेश्चन कर लिए और एग्जाम जाके दे आना जेई एडवांस का, नहीं। जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th और 12th का, तो तुम्हारे पास वहां पे टाइम होगा टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। तो फिर से तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर को उठा सकते हो एंड उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली तुम्हें दुर्गा पूजा पे छुट्टियां मिलती हैं, तुम्हें होली दिवाली पे छुट्टियां मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ तुम्हें सैटरडे संडे में भी कभी कभी छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, और हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है और छुट्टियों की भी कमी नहीं है, तो वो मिलते रहता है। ठीक है, उस समय इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस को उठा के तुम सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम डायरेक्टली, क्योंकि ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये वाला, ये बहुत ज्यादा होगा, ये ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस का सेट होगा तुम्हारे मॉड्यूल में। तुम इसके थ्रू नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तुम अगर रेगुलरली टेस्ट में अपीयर भी करते हो, तो तुम्हें इन क्वेश्चंस का मतलब इस चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चन का अच्छा आइडिया हो जाएगा और तुम अल्टीमेटली अपने इस बैकलॉग को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या होते हैं बैकलॉग्स और उसे हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकलॉग्स मैंने भी फेस किया है, मेरे फ्रेंड्स ने भी फेस किया है एंड साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स ने भी फेस किया है जो आज एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट हर स्टूडेंट ने इस बैकलॉग को फेस किया है, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बैकलॉग्स, कि बैकलॉग्स क्या होते हैं एंड उसे हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब मैं बैकलॉग्स की बात करता हूँ तो एक और पॉइंट पे मुझे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, वो ये कि किसी स्टूडेंट का सपोज बहुत सारे चैप्टर्स में बैकलॉग है, मतलब बहुत चैप्टर्स में बैकलॉग है। ठीक है, सपोज अगर हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में फिजिक्स में सपोज से 30 चैप्टर्स हैं टोटल में, और उसके 12 या 13 चैप्टर्स में बैकलॉग पड़ा हुआ है और वो भी सेकेंड टाइप का बैकलॉग है। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस सिचुएशन में बहुत लोग सोचते हैं कि ड्रॉप ही लेना चाहिए, विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मुझे किसी और चीज के बारे में भी बात करना है। ठीक है, तो अगला जब कभी भी मैं बैकलॉग्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली इस पॉसिबिलिटी को भी हाईलाइट करूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है कि मुझे ड्रॉप ही लेना है, तो उसका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। सपोज मैं अभी 12th में हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास अभी जेई मेंस का एक साइकिल बचा है, मतलब मेरे पास कुछ 6 महीने या 7 महीने हैं जब मैं अपना पहला जेई मेंस का एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो और मुझे अपने दिमाग में पहले से क्लियर है कि मुझे ड्रॉप लेना है, क्योंकि मेरे 11th के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर्ड नहीं है। तो क्या मुझे सब चीज छोड़ देना चाहिए, एक साल बस मौज मस्ती करना चाहिए ताकि ड्रॉप में अच्छे से पढ़ाई करूं? नहीं, उसमें भी हमें कुछ काम करना चाहिए, जिसके बारे में मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी जो एक और जरूरी चीज है उस पर हम लोग बात करते हैं, एंड ये चीज है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी मुझसे काफी ज्यादा पूछा जा रहा था इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो एक फॉर्म था उसका कि भैया मैं अगर सपोज 10 घंटे या 12 घंटे सपोज हर दिन डेडिकेटेडली पढूं,
तो क्या मुझे जेईई मेंस में इतने नंबर आ जाएंगे या बिट्स के एग्जाम में इतने नंबर आ जाएंगे, या फिर क्या मुझे बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए 15 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मुझे, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उनका सबका एक कम्युलेटिव आंसर दे देता हूँ, एंड उन सब के लिए भी ये आंसर है जिन्हें लगता है कि वो कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा पढ़ रहे हैं, या कितना घंटे पढ़ना चाहिए ताकि हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर सके, ठीक है। तो इसका मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर दूंगा कि इट इज योर पर्सनल चॉइस कि तुम कितने भी घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, तुम कितने भी घंटे पढ़ाई करो, लेकिन तुम्हारा जो गोल है वो है उस चैप्टर को पढ़ना या उस टॉपिक को पढ़ना या उस क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस कर लेना, वो तुम्हारा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो तुम 1 घंटे में करते हो, 2 घंटे में करते हो, 10 घंटे में करते हो, 12 घंटे में करते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। तुम्हारे पास एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसे तुम्हें क्लियर करना है, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि हमारा ये गोल है, इसे हम लोग कम से कम टाइम में अचीव करें, ठीक है। और अगर ज्यादा टाइम लगा है तो इट इज नॉट कि मुझे मुझसे पाप हो गया है, ठीक है, वो भी सही है, बस तुम्हारा गोल अचीव होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कितने देर पढ़ता था व्हेन आई वाज इन कोटा, तो आई विल नॉट लाई टू यू, बट मोस्टली इट एक्सीडेड 12 आवर्स जब छुट्टी का दिन होता था, ठीक है। क्योंकि जब हमारे क्लासेस होते थे विच वाज यूजुअली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है, तो ऑन दीज डेज हमारे जो क्लास होते थे वो 2 PM इन द आफ्टरनून से लेके ऑलमोस्ट 8:30 PM इन इवनिंग, मतलब इवनिंग क्या, तो नाइट ही हो गया, तो इतने बजे तक चलते थे, जो कि स्ट्रेच हो के बहुत दिनों 9:30 भी हो जाता था, ठीक है। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के हमारे क्लासेस होते थे। एंड मैं बता भी देता हूँ कि घर आने के बाद मैं क्या करता था, ठीक है। तो घर आने के बाद यहाँ से मैं जब घर आता था डाउट वगैरह पूछ के, तो टीचर काफी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, तो वो रुक भी जाते थे, कभी 10 बजे भी रुक गए, 10 बजे तक के लिए भी रुक जाते थे। तो डाउट पूछ के जब हम लोग घर आते थे तो 1 घंटे का गैप करते थे, टिफिन आ जाता था, टिफिन खाते थे, एंड थोड़ा सा रिलैक्स करते थे आंख बंद करके, कॉफी वगैरह पी लिया, ठीक है। एंड इसके बाद ऑलमोस्ट जहां तक मुझे लगता है कि 12 बजे से पढ़ने बैठते थे। एंड कितने देर तक पढ़ते थे तो इसका भी ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं था, बट यूजुअली इट गोज टू लाइक 2:30 PM तक तो चला ही जाता था, ठीक है। एंड 3 बजे तक वहीं पे सो गए, या फिर एक राउंड छोटा सा नैप भी हो गया, उसका याद आया अरे यार बेड पे सोना चाहिए, तो उठ के जाके फिर फॉर्मली मतलब बेड पे जाके सो गए, ठीक है। एंड सुबह में फिर उठते थे, उठने का ऐसा कोई टाइमिंग मतलब फिक्स नहीं था, मतलब कभी 8:30 हो जाता था, जनरली 8:30 के बाद नहीं उठते थे हम लोग, ठीक है। एंड 8:30 के बाद 12 बजे तक जितना भी हमारा काम था उसे रैप अप करके फिर वापस क्लास, ठीक है। तो यही लगभग रोज का शेड्यूल होता था, ठीक है। और बहुत ज्यादा मैं चेंजेस फॉलो नहीं करता था। और अ, अब इसमें मैंने कभी गिने तो नहीं एक्चुअली कितने घंटे हुए, ठीक है। और एक्चुअली मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी यूज करता था, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा। उसमें बेसिकली मैं अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा दिमाग को फूल करने की कोशिश करता था कि मैंने कम टाइम पढ़ा है इस टाइप से, ठीक है। उसके बारे में कभी और तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना टाइम पढ़ते क्या थे बेसिकली, ठीक है। तो इतना टाइम हम लोग क्या पढ़ते थे, तो इतना टाइम हम लोग को बहुत सारा होमवर्क मिलता था, ठीक है। जो इन बेसिकली यहाँ पे 4 क्लास चलते थे, 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तो वहां पे बहुत सारा होमवर्क मिलता था। सपोज तुम लोग इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर एक टीचर भी होमवर्क दे रहा है तो 20 सवाल होमवर्क देते थे। एंड सिमिलर गोज फॉर चारों टीचर मिला के 80 सवाल, ये तो मिनिमम थे, 80 सवाल मिलने ही मिलने हैं, तो तुम्हें यहाँ पे 80 सवाल प्रैक्टिस करने और साथ साथ आज जो क्लास में नोट्स मिले उस नोट्स को भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो इतना टाइम तो मतलब लग ही जाता था, ठीक है। और मैं अगेन तुम लोग से झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ मेरे दोस्त थे जो लिटरली इसे इससे कम ड्यूरेशन में कर लेते थे, ठीक है। वो इस 80 सवाल के अलावा भी थोड़े से और सवाल प्रैक्टिस कर लेते थे, ठीक है। तो उनका मेंटल लेवल या मेंटल कैलिबर मुझसे ज्यादा अच्छा था, ठीक है। लेकिन आई वॉज ऑल्सो कि आई डिडेंट गिव अप कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इतने हैं तो कैसे कर पाऊंगा। आई ऑल्सो डिडेंट गिव अप, इट वॉज ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर मी। और बहुत लोगों ने गिव अप भी मार दिया था, ठीक है।
तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा जो गोल है, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए तुम्हें जितना भी टाइम देना पड़ रहा है तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज ओनली नोन एज दी ईमानदारी जो अपने काम के प्रति होती है। अभी हमारा काम क्या है, जेई या नीट निकालना, तो इट इज दैट थिंग विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड स्पीकिंग ऑन संडेज, जो हमारा ऑफ डे होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, तो उस दिन हमें हमारे टीचर घर यही बोल के भेजते थे बेसिकली, मतलब छुट्टी में, कि संडे इज नॉट अ फन डे, जाके मतलब जितनी भी बैकलॉग्स है या पढ़ाई है या रिविजन है उसे कंप्लीट करके आओ, ठीक है। और होमवर्क संडेज को और भी ज्यादा मिलता था, ठीक है। तो संडे को बेसिकली मेरा पढ़ने का सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होता था। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं, बेसिकली मैं अपने कोटा के स्टडी रूटीन को ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ। उसका एक रीजन है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाएंगे, ठीक है, कि यार इतना मेहनत करना पड़ता है या फिर जो भी है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसे शेयर नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, ओके। तो संडे को बेसिकली मैंने अपने दिन को सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड करता था। द फर्स्ट वन वॉज कि मैं सुबह उठा एंड पढ़ने बैठ गया, ठीक है। द ब्रेक वॉज जब मैं पूरी तरीके से थक गया, ठीक है। जब मैं पूरी तरीके से थक गया, मतलब अब ऐसा हो गया कि पढ़ा ही नहीं जाएगा, मतलब एक शब्द भी अगर अंदर गया तो मतलब उल्टी हो जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब तुम्हें लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इट वॉज लाइक लिटरली ट्रू फॉर मी, ठीक है। एंड उसके बाद रेस्ट लेने के बाद रिमेनिंग जब तक सो ना जाओ, ठीक है। और इसके बीच में जो भी मुझे कंप्लीट करना है उसका मैंने समरी बना ली, ठीक है। और रात में सोने से पहले एक बार फिर से फ्लैशबैक में चला गया कि आज दिन भर में क्या किया है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा एग्जैजरेशन लग रहा हो, बट इट वाज लाइक द कंप्लीट 1 year फॉर मी, एंड दिस वाज द बेस्ट टाइम व्हेन आई वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव एट कोटा, ठीक है। एंड definitely I'll try to share some more instances, some more stories from Kota about my study time, my friend study time, ठीक है। बट ओनली इफ कि अगर तुम लोग डर ना जाओ इस सब से, क्योंकि एक बहुत नेगेटिव पिक्चर ऐसे ही मार्केट में चल रहा है एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर नेगेटिव पिक्चर, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। बट हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन मेरे कुछ दोस्त थे जो इस पूरी चीज को थोड़ा जल्दी कर सकते थे, मतलब मुझसे जल्दी, ओके। तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था इन सब चीजों में, मतलब हो सकता है क्योंकि उनका मेंटल कैलिबर मुझसे ज्यादा था, ठीक है। एंड दे वर अबव मी इन सम हाउ सम रीजंस, ठीक है। तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम इन सब चीजों पे स्पेंड नहीं करना पड़ता था। बट अगेन मैं अगर तुमसे तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अगर बताओ, तो ऐसा नहीं होता था कि सपोज मैंने जो काम 10 घंटे में किया, उन्होंने अगर उस काम को 6 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, तो अगला 4 घंटा वो सोने में नहीं बिताते थे, अगला 4 घंटा वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में बिताते थे। एंड इट कुड बी एनीथिंग, क्लियरिंग देयर बैकलॉग्स, डूइंग मोर रिविजन, जो भी, ठीक है। तो तुम समझ पा रहे हो कि दे वर लाइक मुझसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे थे पढ़ाई में, एंड आई वाज लाइक बोर ऑफ, थोड़ा कम अच्छा था उनसे पढ़ाई में, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं मारा, ठीक है। एंड इवेंचुअली वी बोथ लैंडेड अप टू सिमिलर ऑल इंडिया रैंक्स, ठीक है। एंड अगेन सिमिलर कॉलेजेस, बस एक डिपार्टमेंट ऊपर या नीचे हो गया, एंड बहुत लोग तो सेम डिपार्टमेंट में भी आ गए, ठीक है। तो इट इज द पावर कि अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली तुम्हें, तुमसे जो बंदा ऊपर है या बंदी ऊपर है पढ़ाई में, ठीक है, तो तुम उन लोग के लेवल पे भी आ सकते हो, ठीक है। एंड इट इज वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने खुद कर रखा है, ठीक है। सो लाइक द स्काई इज द लिमिट फॉर यू, एंड आजकल तो द स्पेस इज द लिमिट फॉर यू। तो जितना भी यू कैन ग्रो, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ से सिंथेसाइज क्या किया, दी एमबीए वंस, कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। सो इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं बैकलॉग के वीडियो को भी इतना स्किप कर रहा था कि आपके बैकलॉग को कैसे खत्म करना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। जस्ट यू नीड टू सिट अलोन विथ योरसेल्फ फॉर सम टाइम एंड यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है।
तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे थ्रू कमेंट सेक्शन, ईमेल्स या डिस्कॉर्ड, मैंने उन सभी का आंसर आप लोग को दे दिया हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली बैकलॉग के बारे में अगर मुझे और कोई क्वेश्चन आए या फिर मुझे लगे कि मुझे कोई एक और पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, इसीलिए इसका नाम अभी पार्ट 1 है। ओके, सो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अल्टीमेट स्पेक्टेटर चैनल पे हमेशा करते हैं, वो है कमेंट करना। बट कमेंट करने का एक रूल है, ठीक है। रूल क्या है? रूल ये है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, उसे पहले अपने दिमाग में अच्छे से सिंक्रोनाइज करना, प्रॉपर शब्दों का चयन करना, और उसे उसके बाद कमेंट सेक्शन में इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में डाल देना, ठीक है। एंड आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड रिप्लाई टू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड एक और चीज, अगर सपोज किसी को डिस्कॉर्ड पे जो रिप्लाई है वो लेट से मिल रहा है, तो उसका बस एक सिंपल से रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड सबका आंसर देना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, ठीक है। सो आई नो कि तुम लोग को ये सब बातें पता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।